नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है, लेकिन इसमें हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना नियमों का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क, इसे हम ना उतारें तब तक जब तक ये तय ना कर लें कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, लोगों से बिल्कुल अलग हैं जैसे हम इस वक्त अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है और न्यूज़ 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। कोरोना से ही ये लड़ाई और कोरोना से ही जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। कई राज्यों में अब कोरोना का खतरा अभी भी नहीं टला, लेकिन लोगों की लापरवाहियां बढ़ती चली जा रही है। कोरोना काल में जयपुर से भी कुछ ऐसी ही डराने वाली तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर जयपुर की, जहां काजी के जनाजे में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना के खतरे के बीच भीड़ की ये तस्वीर डराने वाली है और यह हाल तब है जब जयपुर में कोरोना कर्फ्यू की वजह से भीड़ जुटाने पर पाबंदी लगी है। यह तस्वीर 31 मई की है, जब काजी की मौत के बाद उनका जनाजा निकला तो जयपुर में पुलिस वालों की मौजूदगी में ही लॉकडाउन के सारे नियम तोड़ दिए गए। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद अब जनाजे में जुटे कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि काजी की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में उन्हें विदाई देने के लिए हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। पुलिस वालों के रहते हुए लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और खास बात यह कि ये अंतिम यात्रा शहर के बीचों बीच से होकर गुजरी, कई इलाकों से होकर गुजरी। कुछ इलाकों में तो भीड़ इतनी बढ़ गई कि सड़क पर पैर रखने तक को जगह नहीं थी। भीड़ में शामिल लोगों ने किसी ने भी मास्क लगाया हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। शहर में लागू लॉकडाउन की परवाह भी इन लोगों ने नहीं की। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात, भीड़ में शामिल तमाम लोग बगैर मास्क के ही भीड़ में शामिल होते चले गए। इस दौरान वहां तैनात पुलिस वालों ने लोगों को समझाने की कोशिश जरूर की, लेकिन बताया गया कि कोरोना नियमों का पालन करने की अपील का कोई असर इन लोगों पर नहीं हुआ है। इस जनाजे में इलाके के 2 विधायक भी शामिल हुए और पुलिस ने कोरोना काल में भीड़ जुटाने के आरोप में एक विधायक समेत 11 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। काजी रफात अली के निधन के बाद हजारों की तादाद में लोग जुटे, जिनमें विधायक भी शामिल थे। आरोपों पर कांग्रेस विधायक रफीक खान से कुछ देर पहले ही हमने बात की। इस पे भी चिंतन करेंगे। आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये वो शख्सियत थी जिनसे हम अपील कराते थे, बिल्कुल, जो खुद अपील करते थे और खुद रुक जाते थे, लोगों को मना करते थे। बिल्कुल। तो लोग जिनकी मानते थे, लोगों के इमोशंस, जो जिसकी एक आवाज में लोग रुक जाते थे, उस आदमी के प्रति इमोशंस थे लोगों के, और लोग घरों से निकल के इस उसमें आ गए कि एक कंधा दे के चले जाएंगे। मतलब ये ऐसा नहीं कि वहां से लोग चले, जब वो रास्ते में गए तो रास्ते में भी लोग मिल गए। मैं आगे अकेला गाड़ी लेके गया, वहां से मैं निकल गया पहले, और मैं आगे जहां दफन करना था वहां तक जब मैं गया तो रास्ते में भी लोग बाग थे। बिल्कुल, मैंने रास्ते में भी लोगों को गाड़ी से उतर के समझाया कि भी अपने को भीड़ नहीं करनी है। भवानी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। भवानी, जिन पर ये आरोप लगा है कि भीड़ में शामिल थे, अब तो पुलिस भी आगे की कार्रवाई करेगी, हमने उनसे भी सवाल किया है, लेकिन क्या ऐसी कोई और सख्ती देखने को मिल रही है? क्योंकि बड़ी तादाद में लापरवाही जयपुर में देखने को मिली है। देखिए, और काफी चिंताजनक है। इसलिए चिंताजनक इसलिए है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा केसेज आ रहे हैं। अभी भी जो 10% से ऊपर संक्रमण है जयपुर के अंदर है, यही सबसे ज्यादा केसेज आ रहे हैं, और जो मौतें हुई है वो भी सबसे ज्यादा जयपुर में हुई है। और जो भीड़ उमड़ी है जिस जगह पर, वो जयपुर का बीच का इलाका, कहीं ऐसा नहीं है कि दूर दराज का इलाका हो जहाँ पर ज्यादा प्रशासन का या पुलिस का ध्यान नहीं हो, जहाँ पर सब कुछ, और पुलिस सुरक्षा के अंदर आप देखिए कि पुलिस भी साथ में चल रही है। तो ये कोशिश पहले होनी चाहिए थी पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से, और स्थानीय विधायक जो अब सफाई दे रहे हैं कि मैंने रोकने की कोशिश की, मैंने समझाने की कोशिश की। अगर शायद वो पहले कोशिश करते तो शायद ये स्थिति नहीं होती, लेकिन क्योंकि अब जब उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया तो वो भी सफाई दे रहे हैं, तो काफी चिंताजनक है। और अब बीजेपी ने आरोप लगाया है गहलोत सरकार पर, उसमें उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन एरिया में वर्ग विशेष को नाराज नहीं करने के लिए जानबूझकर सरकार ने पुलिस को कार्रवाई करने से रोका, जी, उसके
उसका एक एग्जांपल और दिया कि कुछ महीने पहले राजस्थान सरकार में एक मंत्री थे, उनके पिता की डेथ हो गई थी। गाजी फकीर जैसलमेर के नामी थे। उस दौरान भी काफी भीड़ उमड़ी। दो एग्जांपल देकर आज का और उसका, और बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सियासी फायदे के लिए और ये आरोप तो लगेंगे भी आगे भी, क्योंकि ये एक बेहद गंभीर मसला भी है। लेकिन किस तरह की और दूसरे राज्यों में कुछ ऐसी हरकतें नजर आ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना नियम तोड़ने पर बीजेपी विधायक समेत करीब 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। इसमें विधायक के रिश्तेदार भी शामिल हैं। दरअसल पिंपरी चिंचवड़ के बीजेपी विधायक पर बेटी की शादी से पहले एक रस्म के दौरान भीड़ जुटाने का आरोप लगा। आरोप के मुताबिक विधायक ने बैंड वालों को भी बुलाया और इस रस्म में नियमों को ताक पर रखकर भीड़ जुटाई गई और आगे की रस्म अदायगी की। बीजेपी विधायक पर अब केस दर्ज हुआ है। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। लेकिन ये हरकत सिर्फ महाराष्ट्र में या पिंपरी चिंचवड़ में ही हुई हो ऐसा नहीं है, अलग अलग राज्यों में भी कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात। लेकिन अभिषेक, अब जो कार्रवाई विधायक पर आगे हो रही है, क्या कार्रवाई आगे देख पा रही है जनता, ताकि लोग सबक लें कि हर खासो आम के लिए नियम एक है? बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके का वाकया वहाँ हुआ है सरकार के लिए निश्चित ही एक तकलीफ भरा है, क्योंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस कोविड की लड़ाई को जीता जा सके। पहली लहर के बाद भी लोगों ने इसी तरीके की लापरवाही की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र में देश में सबसे पहले दूसरी लहर का संकट खड़ा हो गया था। और अब जब महाराष्ट्र में थोड़ा सा कोविड के केसेस कम हुए हैं और आज से गाइडलाइन में थोड़ी शिथिलता देने की बात सामने आई है, तो उसके पहले इस तरीके के वीडियो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। और ख़ासकर जनप्रतिनिधि, जिसको ये जिम्मेदारी है कि लोगों के बीच में जा कर के कोविड के नियम को लेकर के सतर्क रहने के लिए कहे, उसके जरिए अगर इस तरीके की हरकत की जाती है तो सरकार इसीलिए उन पर कई सेक्शंस में पुलिस को बोलकर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। हालांकि पुलिस की कोशिश ये है कि लोगों में एक मैसेज दिया जा सके कि कॉमन मैन और जो खास आदमी हैं उन सब के बीच में एक जो अंतर लोग बताते हैं कि विधायक पर कार्रवाई नहीं करते हैं, कॉमन मैन पर कार्रवाई करते हैं, मास्क पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन भीड़ पर कार्रवाई नहीं, उसको देखते हुए जो पिंपरी चिंचवड़ पुलिस कमिश्नर है कृष्ण प्रकाश, उन्होंने आदेश दिया है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और बाकायदा 3-4 सेक्शंस में, जिसमें इस तरीके की महामारी का जो एक्ट है उसका उल्लंघन करने के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। और करीब 50-60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद अब ये एक मैसेज है कि इस तरीके का जो कोई भी अगर मॉब इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, जो कोरोना नियमों की कार्रवाई जो तोड़ने की कोशिश करेगा, जो नियम, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर किसी तरह की रियायत मिलती है, कोई कार्यक्रम आयोजित करने की छूट मिलती है, तो हमें नियमों को नहीं भूलना है। लेकिन कई जगह लोग बेपरवाही से ऐसी हरकत करते नजर आते हैं जिन पर सवाल खड़े होते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही देखने को मिला है। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो भीड़ ने उन पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने तो पुलिस से मारपीट की। आरोप यह भी है कि इन लोगों ने पुलिस से हथियार भी छीनने की कोशिश की है। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद हमलावरों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान तय समय के बाद कुछ दुकानें खुली थी और उन्हें बंद करवाने के लिए जब पुलिस वहां पहुंची तो लोगों ने उन पुलिस वालों पर हमला कर दिया। जब रिजर्व पुलिस वहां पहुंची तो उन लोगों को भी घेर कर मारपीट की गई, हथियार छीनने की कोशिश की। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, भीड़ में आवाजें आ रही हैं कि और मारा जाए, लेकिन ऐसे में जबकि आम लोगों की हिफाजत के लिए ही वो अमल करवाने के लिए कायदे पर वहां पहुंचे थे, इस तरह की हरकत हो रही है। किस तरह की कार्रवाई अब तक आगे बढ़ पाई है?
बिल्कुल, देखिए जो लोग भी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, अहियापुर में जब पुलिस वहां पर पहुंची थी और उनके ऊपर हमला किया गया और साथ ही उनके हथियार को लूटने की कोशिश की गई, उसको आइडेंटिफाई और उनको चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। और प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो लोग भी वहां पर मौजूद थे उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि बिहार में लॉकडाउन है और ऐसे में जो पुलिस की तैनाती है वो उस कानून को पालन कराने के लिए है। ऐसे में अगर कोई भी बिना इजाज़त का बाहर निकलता है तो उनको सड़कों पर ऐसे घूमने की इजाज़त नहीं है और जो टाइम दिया गया है उसी के अंदर में किसी को भी अपनी दुकानें खोलनी है। ऐसे में अगर कोई भी सड़क पर ऐसे घूमते हुए नजर आता है तो प्रशासन उनको रोको टोको के तहत उनको चेक करती है। और यही हुआ था कल जब कुछ लोग वहां पर निकले थे और उसके बाद प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की और उसके बाद लोग उलझ गए। और जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस वाले को पीटा जा रहा है और जो आवाज़ें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इनको और पीटने की ज़रूरत है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से लोग जिनको कानून पालन कराने की बात की जाती है वो प्रशासन से उलझ जाते हैं, न कि इस कोरोना पर काबू पाने के लिए वो लोग घरों में बैठे रहते हैं और सरकार के कानून का पालन करते हैं। इस तरह की उग्रता और बर्बरता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनके लिए खुद के लिए नुकसानदायक है, जानलेवा है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं कि सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही ऐसी घटना देखने को मिली है। गोपालगंज में तो लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाने वाली एक तस्वीर सामने आई है। पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए यहां एक डांस का आयोजन किया गया और इस दौरान पिस्तौल से हवाई फायरिंग भी की गई। बताया जा रहा है कि पिस्तौल के साथ डांस करने वाला जिला परिषद का संभावित प्रत्याशी है और आयोजन के दौरान खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर वो कानून तोड़ता नजर आया। गोपालगंज बिहार की ये तस्वीर। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, इस तरह की तस्वीरें आ रही है, कोई भी इन तस्वीरों में मास्क लगाया नजर नहीं आ रहा है, भीड़ जुटाने पर पाबंदी है। अब ऐसे में नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई आगे होती दिखाई दे रही है ताकि बाकी लोग सबक ले सकें और इस तरह की हरकत ना करें? बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन के दौरान किसी को भी बिना इजाज़त घर से बाहर निकलने प्रशासन नहीं दे रही है और ऐसे में कहीं भी अगर भीड़ जुटाया जा रहा है, खुलेआम जो बार बाला है उनका डांस कराया जा रहा है, ऐसे में जो ये वीडियो सामने आया है उसके बाद प्रशासन सभी लोगों को चिन्हित कर रही है और जो एक शख्स इसमें पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहा है उचका गांव में गोपालगंज के, और साथ ही वो फायरिंग भी कर रहा है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो प्रशासन का साफ तौर पर यह मानना है कि यहाँ पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और जो लोग भी इसका आयोजन किए थे और साथ ही जो लोग वो स्टेज के आसपास दिख रहे हैं उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि बिहार में लॉकडाउन है और ऐसे में लॉकडाउन के दौरान किसी को भी इस नियम और कानून के उल्लंघन की इजाज़त नहीं है। जो लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर इकट्ठा हो रहे हैं उनको पहले से इजाज़त लेनी पड़ती है और उसके बाद फिर वो कोई कार्यक्रम करा सकते हैं, लेकिन उसमें भी सिर्फ 20 लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त है। तो ऐसे में प्रशासन चिन्हित कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है गोपालगंज के उसका गांव के इस मामले में। और कार्रवाई और सख्ती बहुत जरूरी भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में ही इस तरह की घटना देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भी कमोबेश कुछ ऐसा ही नजारा। फायरिंग का एक वीडियो सामने यहां आया। पुलिस ने दुल्हन के खिलाफ इसमें मामला दर्ज कर लिया है। 30 मई को शादी के दौरान फायरिंग का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अपनी शादी की खुशी में दुल्हन जयमाला से पहले ही हवा में गोलियां चलाती नजर आ रही है। पहले वो करीबियों के साथ मंच के पास पहुंचती है, इसके बाद दूल्हे ने उनका बायां हाथ थामा तो इस बीच दुल्हन अपने दाएं हाथ से पिस्तौल लहराते हुए हवा में फायरिंग करती दिखाई दे रही है। पुलिस के मुताबिक अपने चाचा के रिवॉल्वर से दुल्हन ने फायरिंग की है। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने लाइसेंस रद्द करने की भी कार्रवाई अब शुरू कर दी है। अजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, दुल्हन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि कोरोना नियमों का भी कोई पालन नहीं कर रहा है, मास्क किसी ने ही लगाया है। यानी दो तरफा ये जानलेवा हरकत यहां पर हुई है और अब किस तरह से सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी?
देखिए बिल्कुल प्रशांत, इसमें कार्रवाई की जा रही है और डीएम की तरफ से आदेश दे दिया गया है। जो उनके चाचा का लाइसेंस है उसको निरस्तीकरण के लिए रिपोर्ट भेजी जा रही है पुलिस की तरफ से, क्योंकि शादी विवाह के कार्यक्रम में यूपी में 25 लोगों से ज्यादा लोग नहीं एकत्रित हो सकते। सोशल डिस्टेंसिंग आपको वहां भी पालन करना होगा, वो भी नहीं किया गया। कोई मास्क नहीं लगाएगा और उससे बड़ा सार्वजनिक स्थान पर आप वेपन्स को नहीं निकाल सकते, यानी सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन पर ही रोक है। फायरिंग तो बड़ी बात हो जाती है और बाकायदा उनकी अपने चाचा की पिस्तौल से दुल्हन मंच पर चढ़ती है और हवाई फायरिंग करती है, लोग तालियां बजाते हैं। किसी के पास मास्क नहीं है तो उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही। दुल्हन के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत, क्योंकि धारा 144 का उल्लंघन बनेगा, जो आर्म्स एक्ट है उसके तहत कार्रवाई बनेगी और सख्त निरस्तीकरण की जो 3 तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही। क्योंकि पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है, मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उल्लंघन की धारा है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है, एपिडेमिक एक्ट के तहत की जा रही है और आर्म्स एक्ट के तहत की जा रही है कि किस तरह सार्वजनिक प्लेस पर उन्होंने अपनी पिस्तौल अपनी भतीजी को दी और उसने फायरिंग की। तो इन सब लोग को लेकर प्रतापगढ़ पुलिस कार्रवाई कर रही है। प्रशांत, लोगों को यह समझना होगा कि अपनी शान और शौकत के चक्कर में लोगों की जान जोखिम में ना डालें। एक तो हथियार लहराकर फायरिंग की गई और दूसरा कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। अब इन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। कोरोना केस कम देखने पर कई राज्यों ने लॉकडाउन में थोड़ी राहत देनी शुरू कर दी है और कई राज्यों से अब ऐसी तस्वीर आ रही है जहां पहली तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई की। बीएमसी ने कोरोना कर्फ्यू में यहां राहत दी है। दूसरी तस्वीर है उत्तर प्रदेश की, जहां 600 से कम एक्टिव केस वाले जिलों में 64 ऐसे जिले हैं जहां लॉकडाउन में राहत दी गई है। इस कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है। तीसरी तस्वीर है मध्य प्रदेश की, यहां कुछ शर्तों के साथ कोरोना कर्फ्यू में पाबंदी में थोड़ी राहत लोगों को दी गई है। चौथी तस्वीर राजस्थान की है, जहां 2 जून से लोगों को थोड़ी राहत दी जाएगी कोरोना कर्फ्यू में। और पांचवी तस्वीर छत्तीसगढ़ की है, जहां एक्टिव केस वाले 18 जिलों में अब ढील दी जा रही है और मार्केट खुलते दिखाई दे रहे हैं। इधर दिल्ली में 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन 31 मई से ही दिल्ली में फैक्ट्रियों को शुरू करने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के काम को भी इजाजत दी गई, लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों का पालन बहुत जरूरी बताया गया है। इसके अलावा बाकी चीजों के लिए किसी तरह की कोई ढील दिल्ली में फिलहाल नहीं दी गई है। शहर में लागू लॉकडाउन को ठीक ढंग से लागू करवाने के लिए भी दिल्ली पुलिस अब और सख्त हो गई है। शहर के कई अलग अलग इलाकों में वो जा रही है और घरों के बाहर निकलने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। गाड़ियों को रोककर चेक किया जा रहा है कि क्या कोरोना नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। गाड़ियों को रोककर इसकी पड़ताल की जा रही है। देश के अलग अलग इलाकों में इसी तरह की कुछ राहत कोरोना के मामले कम होने पर। दिल्ली में भी कुछ ऐसी ही छूट, जहां फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन वर्क्स को थोड़ी इजाजत दी गई है, लेकिन हिदायत के कोरोना नियमों का पालन हो। देश के अलग अलग इलाकों में किस तरह की ताजा स्थिति देखने को मिल रही है, ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे और ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग राज्यों से सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत सिंह बाराबंकी में उत्तर प्रदेश के मौजूद हैं इस वक्त। दिल्ली का ताजा हाल बताने के लिए जावेद मंसूरी और मुंबई महाराष्ट्र का हाल बताने अभिषेक पांडे भी। लेकिन जो तस्वीरें दिल्ली के सामने आ रही है जावेद, उसमें लोग क्या अब एहतियात बरतते हुए इस ढील में शामिल हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां समझते नजर आ रहे हैं? देखिए, अनलॉक को आज दूसरा दिन है। कंस्ट्रक्शन गतिविधि और निर्माण क्षेत्र से जुड़ी फैक्ट्रियां शुरू हो गई हैं। मैं इस वक्त प्रगति मैदान पर मौजूद हूं, जहां प्रगति मैदान के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है और यहां पर अब जो प्रवासी मजदूर हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से जो बड़ी संख्या में यहां पर वो लेबर पहुंच रही है जो यहां पर पहले काम करती थी लेकिन लॉकडाउन में अपने घर चली गई थी। आप देखेंगे, देखिए यहां पर जो कागजी कार्यवाही है वो यहां पर पूरी कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के नियम डीडीएमए की तरफ से बनाए गए हैं। इनसे हम बात करते हैं। आप बताइए, कब आए हैं आप? मैं नहीं आया। आप कब आए? कहाँ से आए हैं आप? मसूरी से। मसूरी से। आप काम करने के लिए आए हैं? जी। अच्छा,
तो लॉकडाउन में कैसा टाइम गुजरा? बिल्कुल बेकार। आप बताइए, थोड़ा बताइए। बिल्कुल मास्क बेकार, लगाइए, सर। पहले मास्क लगाइए। और यहाँ पर कहाँ से आए हैं कि अब मजदूर पहुँचना शुरू हो गए? जी सर, मसूरी जिला गाजियाबाद। अच्छा, बिल्कुल काम मिलना नहीं है, काम मिलने से परेशान है सर। अब खुश हैं? काम शुरू हो गया है? हाँ जी सर, थोड़ी सुकून मिल रहा है, अब काम मिल रहा है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप बताइए, अब यहाँ पर देख रहे हैं काफी मजदूर पहुँचे हैं, क्या कोई समस्या तो नहीं आ रही है यहाँ पर काम के मुताबिक अब दोबारा से जब से खुला है? कोई दिक्कत नहीं सर, बस दिक्कत यही है कि इसे खाना जो बट रहा है यहाँ पे, या तो सबको दिया जाए, खाना मिलता ही नहीं आधे आधे हमको। अच्छा, आधे को मिलता, आधे को नहीं मिलता। प्लस वो थाली लाते हैं, अपने वापस लेके जाते हैं वो। अच्छा, कौन खाना बांटता है यहाँ पे? ये दो लेडीज आती हैं। अच्छा, यहीं आपके अंदर खाना प्रोवाइड? नहीं, यहीं पे बढ़ता सर। अच्छा, ये पुलिस वाले आते हैं मतलब बांटने के लिए। 2 लेडीज हैं और 3 जेंट्स आते हैं। अच्छा। और खाना मतलब भरपेट नहीं देते हैं। अच्छा, और इनका यहाँ पर एक कहना है कि खाने को लेकर एक समस्या इनके सामने आ रही है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ उनके बाकायदा पेपर्स चेक किए जा रहे हैं। यहाँ आप तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ एक मजदूरों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। और साथ ही हमने देखा था कल भी यहाँ पर तमाम जो प्रोटोकॉल थे उनका पालन यहाँ पर किया जा रहा था। और ये देखिए किस तरीके से मेरे दाहिनी तरफ यहाँ वो लोग पहुंच रहे हैं जो यहाँ पर काम करते थे। तो ये तस्वीर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। लगातार हमने देखा जो फैक्ट्रीज हैं वो भी खुल गई हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो भी लगातार खुल रही हैं यहाँ। तो ये स्थिति नजर आ रही है, जो उत्साह लोगों में है, क्योंकि एक लंबे लॉकडाउन के बाद लोगों के काम धंधे बंद थे, अब यहाँ पर काम पर लौटे हैं। और भी लोग हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मोतिहारी जिला से जी। कब पहुँचे यहाँ पर? अभी पहुँचे हैं। अच्छा, अब काम को लेकर क्या प्रोसेस है, क्या कार्यवाही करने के लिए कह रहे हैं? बन रहा है तो अंदर जाएंगे सर। अच्छा, ई पास बनेगा? हाँ। अच्छा, तो और इससे अलावा तो कोई समस्या नहीं आ रही है काम में? नहीं सर। देखिए, ये बता रहे हैं कि ई पास बन रहा है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर मेरे पास है। अच्छा, तो अब आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए? हाँ जी। देखिए, ये सब लोगों के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि ई पास बनेंगे, क्योंकि सरकार ने नियम बनाया कि ई पास के जरिए ही आपकी एंट्री कंस्ट्रक्शन साइट। तो दिल्ली में कुछ रियायत मिलनी शुरू हो गई है फैक्ट्री को, और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लोग आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन दिल्ली में अनलॉक शुरू होने के साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने भी अपनी चौकसी और बढ़ा दी है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। किस तरह के इंतजामात हैं, हमारे सहयोगी अमित बता रहे हैं। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और उस बाबत दिल्ली पुलिस हर जगहों पर इस तरीके से बैरिकेटिंग करके लगातार चेकिंग कर रही है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस का जवान किस तरीके से बैरिकेटिंग पर खड़ा है, और जो प्राइवेट नंबर की जो गाड़ियाँ आती हैं उन गाड़ियों को रोककर यहाँ पर चेक किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि उन्हें कहाँ जाना है, उनके पास मूवमेंट पास है या नहीं है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस प्राइवेट नंबर की कार को यहाँ पर रोका गया है, और इनसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये कहाँ जा रहा है, मूवमेंट पास है या नहीं। कहाँ जाना है आपको? वैक्सीनेशन के लिए जाना है। वैक्सीनेशन के लिए जाना है, और ये इस बाबत दिखा भी रहे हैं यहाँ पर कि इनका अपॉइंटमेंट है आज का, और इस वजह से जो है इन्हें यहाँ से छोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके की चेकिंग जो है केवल यहाँ पर साउथ एक्स पे ही नहीं हो रही है, बल्कि साउथ एक्स के अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरीके से चेकिंग हो रही है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाड़ियों की मूवमेंट कम है, लेकिन जितनी भी गाड़ियाँ जो प्राइवेट नंबर की गाड़ियाँ आ रही है, कमर्शियल गाड़ियों को यहाँ पर चेक नहीं किया जा रहा है। जो गाइडलाइन इन्हें दी गई है, प्राइवेट नंबर की गाड़ियों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। देखिए, एक और गाड़ी को यहाँ पर रोका गया है, इनसे मूवमेंट पास के बारे में बताया जा रहा है। इन्होंने बता दिया कि इनके पास मूवमेंट पास है, और उसके बाद इन्हें यहाँ से जाने दिया जा रहा है। तो जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ इस तरीके से जो है दिल्ली पुलिस के जो जवान जो हैं वो चेक कर रहे हैं, केवल साउथ एक्स में ही नहीं बल्कि साउथ एक्स के अलावा जितने भी अलग अलग इलाकों में, साउथ दिल्ली के ही अलग अलग इलाकों में, चाहे वो चिराग दिल्ली हो, ईस्ट दिल्ली, तमाम जगहों पर इस तरीके से बैरिकेटिंग करके यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, ताकि लोग जो हैं अनलॉक की जो नियम है उस नियम की प्रक्रिया का पालन करें।
दिल्ली पुलिस जो है वो डीटीसी बसों को भी रुकवा कर चेक कर रही है कि इन बसों में ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं डीटीसी बस का जो जवान है वो देखा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोग कर रहे हैं? पूरे तरीके से कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग। अगर पैसेंजर एक्स्ट्रा होता है तो आप क्या करते हैं? नहीं लेते, उतार देते हो, उतार देते हैं आप? एक्स्ट्रा सवारी नहीं लेते हम लोग, एक्स्ट्रा सवारी नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से दिल्ली पुलिस का जो जवान है वो डीटीसी बस के अंदर भी जाकर चेक कर रहे हैं और यानी जो अनलॉक की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का हर कोई पालन कर रहा है कि नहीं, ये चेक किया जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिल्ली पुलिस इसी तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर लगातार चेकिंग कर रही है। और अनलॉक में दिल्ली में किस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? जावेद, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ऐसे लोगों के बीच जो फैक्ट्रियों में पहुंच रहे हैं। जावेद, अगर आपकी बातचीत उनसे हो रही है, किस तरह के दस्तावेज जरूरी हैं इन लोगों को करने पूरेंगे जिनकी खाना पूर्ति पूरी करनी है? क्या वो बता रहे हैं किस तरह से ये काम पर फिर एक बार लौट पा रहे हैं? देखिए, जो सरकार ने नियम बनाए गए हैं उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो मजदूर होंगे, जो वर्कर्स होंगे, उनके लिए ई पास जरूरी होगा। कल भी हमने कुछ फैक्ट्री मालिकों से बात की थी, उनका कहना था कि जो ई पास की शर्त सरकार ने रखी है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली मुश्किल है क्योंकि 1 लाख से ज्यादा फैक्ट्री हैं और मजदूरों की संख्या लाखों में है। तो ऐसे में जो एक मुश्किल खड़ी हो रही है सामने ई पास बनाने के लिए। लेकिन फिर भी जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर हम मौजूद हैं, प्रगति मैदान जहां पुनर्निर्माण, और एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया है। देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एम्स में इस वक्त भर्ती हैं और सबसे खास बात यह है कि आज उम्मीद की जा रही थी कि वो कुछ नई घोषणा कर सकते हैं 12वीं की परीक्षा को लेकर, और इंतजार इस बात का रहा था। इस बीच उनकी तबीयत को लेकर जुड़ी ये बेहद अहम खबर आ रही है। रमेश पोखरियाल निशंक देश के शिक्षा मंत्री एम्स में भर्ती करवाए गए। यतेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यतेंद्र, किस तरह की शिकायत के बाद आखिर शिक्षा मंत्री को भर्ती करवाना पड़ा है एम्स में? देखिए, कुछ समय पहले उनको कोविड हुआ था और कोविड से बाद में वो ठीक हो गए थे, लेकिन अभी उनके शिकायतें आ रही हैं कि पोस्ट कोविड के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फेस कर रहे हैं और ऐसे में उनकी हालत थोड़ी गड़बड़ हुई और इसकी वजह से अब उनको एम्स में एडमिट करा दिया गया। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनको एम्स में एडमिट करा दिया गया क्योंकि उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। क्योंकि आज एक अहम मीटिंग भी होने वाली थी सीबीएसई बोर्ड की जो 12वीं की परीक्षा और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की जो परीक्षाएं होनी थी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में 3 जून को सुनवाई है। तो उसको लेकर आज एक अहम बैठक शिक्षा मंत्री निशंक ने बुलाई थी। लेकिन अब खबर यही है कि तबीयत जो पोस्ट कोविड की वजह से उनको कई प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो जिसकी वजह से उन्हें अब एम्स में एडमिट करा दिया गया है। आज 12वीं की परीक्षा को लेकर के अहम फैसले की उम्मीद की जा रही थी कि सरकार की ओर से अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि कोर्ट में 2 दिन का वक्त मान लिया गया था। उस पर क्या कुछ अभी उम्मीद दिखाई दे रही है? देखिए, अब जानकारी यही सामने आ रही है कि जो सीबीएसई और द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की जो 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं पर आज फैसला लिया जा सकता था कि एक अहम मीटिंग कॉल की गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 3 जून को इसकी सुनवाई है। तो ऐसे में माना यही जा रहा था कि आज मीटिंग होगी और उस मीटिंग में इस पर फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन अब खबर यही आ रही है कि निशंक की तबीयत खराब है और इस वजह से ये मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई है। अब ये मीटिंग नहीं होगी, यानी कि अब ये मामला टल गया है और आगे अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 3 जून को होनी है, तो क्या जब मीटिंग नहीं होगी, मंत्री नहीं स्वस्थ है, तो ऐसे में यही है कि मीटिंग टल गई है और शायद सुप्रीम कोर्ट में आगे ये मामला और आगे बढ़ेगा और सरकार और समय मांगेगी। तो सरकार समय मांग सकती है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आज उम्मीद की जा रही थी कि रमेश पोखरियाल निशंक जो 12वीं की परीक्षा को लेकर पहले ट्वीट कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं और उसके बाद औपचारिक तौर पर घोषणा होगी परीक्षा को लेकर। कोर्ट में 2 दिन का वक्त भी सरकार ने मांगा था, लेकिन अब इन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया है। कुछ वक्त पहले इन्हें कोरोना हो गया था, ये उससे ठीक भी हो गए थे, लेकिन पोस्ट कोविड जिस तरह की परेशानियां कई लोगों को देखने को मिली है, कुछ उन्हीं परेशानियों से जूझते हुए एम्स में आखिरकार उन्हें भर्ती करवाया गया है। और 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर आज उम्मीद की जा रही थी कि खुद रमेश पोखरियाल निशंक, देश के शिक्षा मंत्री, कुछ नई अनाउंसमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब जो सबसे अहम बात है यतेंद्र, वो ये कि इनका उपचार एम्स में चल रहा है, जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की जा रही है।
12वीं की उम्मीद आज की जा रही थी कि परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय खुद शिक्षा मंत्री घोषणा कर सकते हैं। क्या उम्मीद अब दिखाई दे रही है? क्या ये कुछ दिन रुकेगा? कोर्ट में क्या सरकार को टाइम लेने का फिर एक बार अपील करनी पड़ेगी? देखिए, उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि सरकार एक बार फिर से समय ले सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से नहीं दी गई है। एक उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस पर खुद कोई पहल कर सकते हैं, कोई कदम उठा सकते हैं, क्योंकि 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में इस पर रिप्लाई सरकार की तरफ से जाना है। तो इसमें अगर शिक्षा मंत्री की तबीयत खराब है और मीटिंग जो आज की पोस्टपोन की गई है, तो इसको लेकर उम्मीद यही है कि आगे सरकार समय मांग सकती है। और दूसरा कदम ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ निर्देश आए और हाई लेवल एक मीटिंग एजुकेशन मिनिस्ट्री की इस मामले में बैठाई जाए और बिना शिक्षा मंत्री के भी फैसले लिया जाए। हालांकि ये जब अभी स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। बिल्कुल, यानी ये दोनों संभावनाएं यतेंद्र बनती हैं कि संभवतः जो भी तय किया गया हो उसका किसी और तरीके से अनाउंसमेंट हो जाए, घोषणा हो जाए, लेकिन फिलहाल शिक्षा मंत्री एम्स में भर्ती हैं पोस्ट कोविड परेशानियों के चलते। तो उत्तर प्रदेश में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से ही उत्तर प्रदेश में 5 दिन दुकानें और बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारियों को आने की इजाजत होगी। निजी दफ्तरों में भी कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सब्जी मंडी पहले की तरह ही खुली रहेंगी, जबकि रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। स्कूल कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में फिलहाल बंद रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। इसके अलावा कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब, शॉपिंग मॉल ये बंद रहेंगे। जिन शहरों में, जिन जिलों में कोरोना के 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, उन्हें किसी भी तरह की छूट इसमें नहीं मिल रही है। लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत एक्टिव केस वाले 11 जिलों में फिलहाल कोई रियायत नहीं है। पहले की तरह ही कोरोना कर्फ्यू यहां जारी रहेगा। शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसके अलावा नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में आज से 64 जिलों में लॉकडाउन से राहत दी जा रही है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। बाराबंकी जिले में भी पाबंदियों में ढील दी गई है। इसके बाद वहां के बाजार पहले की तरह खुल गए। लॉकडाउन में ढील तो मिली, लेकिन कोरोना नियमों का पालन भी जरूरी बताया गया। इसके बावजूद कई लोग बगैर मास्क के ही घर से बाहर निकल गए और बार बार टोकने पर भी कई लोग बाज नहीं आए। बाराबंकी के क्या ताजा हालात हैं, हमारे सहयोगी अजीत बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 61 जिलों में अनलॉक हो गया है। आप मास्क नहीं लगाए, सुनिए। क्यों नहीं लगाए मास्क? लगाना चाहिए ना। अरे हाथ में लिए हैं महाराज जी। आप भी मास्क नहीं लगाए हैं। इधर घूमिए हमारी तरफ, इधर इधर इधर। अरे हम लगा लेंगे ना, इधर घूमिए तो लोग घूम गए। हाँ, मास्क लगाना चाहिए ना। अभी कोविड गया नहीं, कोरोना गया नहीं है। बस अभी हम वहाँ अभी मतलब बैंक से निकले हैं ना, इसीलिए तो हाथ लगाइए, अभी खतरा गया नहीं है। तो देखिए, अभी भी यूपी के 61 जिलों में छूट दी गई है सुबह 7 से शाम 7 बजे तक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लापरवाही करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, अलग अलग एक्सक्यूज देते हैं कि हम बैंक गए थे, हम अभी लगा लेंगे। बहुत सारे ऐसी जो चीज़ें हैं वो बताते हैं कि हम गए थे, लेकिन बहुत लोग अनुपालन इसका नहीं कर रहे हैं। और जबकि सरकार ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू में आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर इन सब का प्रयोग करना, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। छूट का मतलब लापरवाही नहीं है, लिहाजा आपको सावधान रहना होगा, तभी सुरक्षित रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। छूट तो दी गई है, रियायत दी गई है ताकि सहूलियत लोगों को मिल सके, लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं और बाराबंकी की। छूट मिलने के बाद दुकानदार तो खुश हैं कि उनका व्यापार थोड़ा आगे बढ़ेगा, लेकिन लोगों की लापरवाही कई जगह देखने को मिल रही है। अपनी अपनी दुकानें दुकानदारों ने खोल ली है। दूसरी तस्वीर बाराबंकी की है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद भी लोग बगैर मास्क के ही घरों से बाहर निकल गए हैं और बेपरवाही से यहां वहां घूमते नजर आ रहे हैं। अजीत सिंह हमारे सहयोगी बाराबंकी में ही मौजूद हैं। अजीत, बाराबंकी में रियायत दी गई है, कोरोना के केस कुछ कम हुए हैं, लेकिन क्या ये रियायत के बीच अपनी जिम्मेदारी लोग वहां समझ रहे हैं?
देखिए बिल्कुल प्रशांत, जिम्मेदारी बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। उनको लगता है कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन हटा दिया गया है, लेकिन अभी सब कुछ उनके मन मुताबिक हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको सड़कों पर दिखाई देंगे जो मास्क नहीं लगाए हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग नहीं कर रहे हैं। सड़कों पर अगर आप देखें तो जो बाजारें हैं खुल गई हैं, जो आवागमन है वो खुल गया है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं। देखिए एक बाइक पर सवार आदमी जा रहे हैं, ये अलग कैमरा देखकर ही अपना चेहरा छुपा लेते हैं। आपने मास्क नहीं लगाया भाई साहब? ये तो आप कैमरा देख के आपने ढका ना, पहले लगाना चाहिए। तो देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैमरा देखते हैं तो गमछे को मुंह पे ढक लेते हैं, जेब से मास्क निकालने लगते हैं। उनके अपने तर्क हैं कि अभी हम लगा लेंगे, अभी देखिए हम लगा रहे हैं, लेकिन शायद उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि सरकार ने आपको छूट इसलिए दी है क्योंकि आपको अपने कर्तव्यों का अनुपालन करना है, आपको कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर निकले हैं, वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम बैंक जा रहे हैं, कोई कह रहा है हम घर जा रहे हैं, कोई कह रहा है अभी हम खरीद लेंगे, कोई कह रहा है कि अभी हम लगाने वाले थे। तो इन तर्कों से काम नहीं चलेगा और इसीलिए सरकार ने कह दिया कि अगर मास्क आप नहीं लगाते हैं तो 1000 चालान होगा पहली बार, दूसरी बार 10,000 चालान होगा। उत्तर प्रदेश में भारी भरकम चालान भी वसूला गया। तो अभी भी सड़कों पर कमोबेश बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। बहुत सारे लोग अनुपालन कर रहे हैं। जो दुकानदार हैं वो खुश हैं कि भाई उनकी जीविका की शुरुआत हो गई है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग संकट में पड़ते हैं और वो उल्लंघन करते हैं नियमों का। और कई जगह इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन उधर महाराष्ट्र और मुंबई की भी खबर। मुंबई में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी आने के बाद वहां बीएमसी ने लंबे वक्त से चल रही सख्ती में कुछ ढील देने का फैसला किया है। आज सुबह से ही दुकानें खुलने शुरू भी हो गई और इसका समय बढ़ा दिया गया है। बीएमसी की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक पूरे हफ्ते अब जरूरी सेवाओं वाली दुकानें सुबह 7 बजे से दिन के 2 बजे तक खुली रहेंगी। ये दुकानें ऑड इवन तरीके से खुलेंगी, यानी कि सड़क के एक तरफ एक दिन और दूसरी तरफ की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। शनिवार और रविवार को केवल जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई है। बीएमसी ने दुकानदारों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और भीड़ न जुटाने के भी सख्त निर्देश दिए हैं। किस तरह के हालात हैं, हमारे सहयोगी अभिषेक भी बता रहे हैं कि वहां आज पहले ही दिन किस तरह का नज़ारा देखने को मिला है। मुंबई के कुलाबा इलाके की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां गाड़ियों को रोका जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि कोरोना नियमों का सही तरह से पालन करवाया जा रहा है या नहीं। बीएमसी द्वारा दी गई नई गाइडलाइन के तहत सुबह से ही दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। मैं इस समय कोलाबा मार्केट में हूं, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर आप देखिए किस तरीके से सुबह से ही दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। चाहे वो चश्मे की दुकान हो, कंप्यूटर की दुकान हो, दूसरे नॉन एसेंशियल शॉप्स हों जिनको अल्टरनेट डेज के तौर पर बीएमसी में खोलने के लिए कहा गया है, वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी भी थोड़ा बहुत पहले दिन कन्फ्यूजन है कि कौन से दिन को किस तरफ दुकानें खुलनी चाहिए, इसको लेकर कन्फ्यूजन है। क्योंकि दूसरी तरफ का अगर नज़ारा आपको दिखाऊं तो कई जगहों पर मोबाइल शॉप्स आप देखिए कि यहाँ पर खुला हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको। साथ ही साथ दूसरी तरफ भी चश्मे की दुकानें और दूसरी दुकानें खुल रही हैं। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं अभी लोगों के भीतर कन्फ्यूजन है। लेकिन सरकार की चिंता सबसे बड़ी जो लोग सड़कों पर हैं उनको लेकर के है, क्योंकि अभी भी सड़कों पर धीरे धीरे लोग बढ़ने शुरू हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि नॉन एसेंशियल शॉप्स खुलने के बाद भीड़ बढ़ रही है। सरकार की तरफ से पहले ही ये कहा गया कि भीड़ कम से कम हो और साथ ही साथ सड़कों पर आवश्यक हो तो ही लोग बाहर निकलें। बावजूद इसके लोग धीरे धीरे सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, जो सरकार के लिए निश्चित तौर पर चिंता का सबब है। कैमरामैन दिग्विजय के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी को भी मंजूरी मिल गई है। एक्साइज पॉलिसी में संशोधन के बाद अब दिल्ली के लोग मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए ही ऑनलाइन शराब खरीद सकेंगे। हालांकि दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए हैं कि शराब की किसी भी हॉस्टल या ऑफिस में डिलीवरी नहीं होगी। साथ ही साथ सरकार ने यह भी शर्त रखी है कि L13 लाइसेंस वाले ही डीलर शराब की होम डिलीवरी कर पाएंगे। और जानकारी के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल किसी भी डीलर के पास L13 लाइसेंस मौजूद नहीं है। ऐसे में जबकि एक्साइज पॉलिसी 2021 में संशोधन को मंजूरी मिली है। दीपक रावत हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। दीपक, अगर फिलहाल दिल्ली में किसी भी डीलर के पास L13 लाइसेंस ही मौजूद नहीं है तो ये संशोधन करने के बाद जो रियायत दी गई है उसका फायदा लोग कैसे उठाएंगे?
जी प्रशांत, इसमें भी सरकार ये कोशिश कर रही है कि इस लाइसेंस को किस तरीके से वितरित किया जाएगा, उसके लिए भी एक पूरी प्रणाली तैयार की जाए। हालांकि इसको लेकर भी अभी कई सारे जो है वो चीजें तैयार करनी है सरकार को। इसमें सरकार ने ये कहा है कि ये इसलिए शुरू किया जा रहा है क्योंकि पिछले साल हमने देखा जब लॉकडाउन था और लॉकडाउन के बाद शराब की दुकानें खुली तो उसके बाहर काफी ज्यादा भीड़ नजर आई, जिसको लेकर कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तब ये कहा गया था कि सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि इस तरीके की शराब की दुकानों के बाहर भीड़ न नजर आए। होम डिलीवरी जैसी क्या सुविधा अगर दे सकती है सरकार तो वो दे सके। तो उसको लेकर ही कई सारी सरकारें जो है वो अलग अलग राज्यों की सरकारें इस पर विचार कर रही थी और इसी पर ध्यान देते हुए दिल्ली सरकार ने इस तरीके का ये संशोधन किया। उनका कहना है कि अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो एक वेबसाइट के थ्रू या मोबाइल ऐप के जरिए होम डिलीवरी की जा सकती है। हालांकि हर किसी को ये छूट नहीं दी गई है। S13 लाइसेंस की बात की गई है, लेकिन S13 लाइसेंस धारकों के भी कुछ सवाल हैं और ये लाइसेंस कैसे मिलेगा इसको लेकर भी सवाल है, जिस पर फिलहाल अभी चर्चा चल रही है और जल्द ही शायद इसको पूरा भी कर लिया जाएगा और फिर एक नियम प्रणाली के साथ इस प्रोसेस को शुरू भी कर दिया जाएगा। प्रशांत, बिल्कुल, और कोशिश सरकार की ये है कि बहुत जल्द इस पर अमल लाया जाए और लोगों तक ये सहूलियत पहुंचाई जाए। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। वाराणसी में एक हादसा हुआ है और वाराणसी के डीएम से भी इस हादसे पर बातचीत की गई है। दरअसल विश्वनाथ धाम परिसर में हादसा हुआ था, 2 मजदूरों की इसमें मौत हो गई थी। विश्वनाथ कॉरिडोर पर काम जो चल रहा है, यहां एक दीवार कोलैप्स होने से 2 लोगों की मौत हो गई है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के डीएम से भी इस पर बातचीत की है और आगे की कार्रवाई की बात कही है। 2 मंजिला मकान का एक हिस्सा गिर गया था दरअसल, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। विश्वनाथ धाम परिसर में यह हादसा हुआ। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, अब प्रधानमंत्री ने तो डीएम से भी बात की है, किस तरह की जानकारी और मिल पाई? देखिए, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के जो जिलाधिकारी हैं कौशल राज शर्मा, उनको फोन किया था। जैसे ही वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम परिसर में 2 मंजिला जर्जर मकान गिरने का हादसा हुआ तो उन्होंने जिलाधिकारी को फोन करके उनका कुशल क्षेम जाना। जो मजदूर घायल हुए थे, 8 मजदूर घायल हुए थे, जबकि 2 की मौत हो गई थी और जो 2 मजदूरों की मौत हुई थी उन्हें 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि की गई और जो 8 घायल उन्हें 50-50 हजार रुपए दिया गया है। तो प्रधानमंत्री ने खुद जिलाधिकारी वाराणसी यानी कौशल राज शर्मा से बात की और उन्होंने कहा कि जितनी भी जो सहायता है जो वो की जाए, मौके पर जाया जाए। तो डीएम एसएसपी सब वहां मौके पर गए थे। क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री का अपना संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा जैसे ही ये हादसा हुआ उन्होंने सीधे जिलाधिकारी वाराणसी को फोन किया और मजदूरों का हालचाल जाना। जो मजदूर जिन 2 मजदूरों की मौत हुई थी उन्होंने डीएम से कहा कि वो जाए उनके परिवार से मिले और उनकी पूरी मदद की जाए। जो घायल थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी भी 50-50 हजार रुपए की मदद की गई है। तो खुद चूंकि उनका संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा उन्होंने तत्काल अधिकारियों से बात की, विशेष तौर से जिलाधिकारी वाराणसी से बात की और उन्होंने पूरी जानकारी लिहाज से की। जी,